तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा चल रहा था आरबीसी। तो आरबीसी का निर्माण की बात हम कर रहे हैं। आरबीसी का निर्माण की बात हम करते हैं अब आगे। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। लाल अस्थि मज्जा की अगर हम बात करते हैं तो लाल अस्थि मज्जा में वैसे तीनों ही रक्त कणिकाएं बनती हैं, तीनों ही रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो इससे आगे हम बात करते हैं आरबीसी में। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है या बोन मैरो में होता है। बोन मैरो के अंदर तीनों ही टाइप की रक्त कणिकाएं बनती हैं। आगे हम बात करते हैं। और देखिए एक बात अगर हम यहाँ देखें तो ये भी हम कह सकते हैं जो बोन मैरो है, बोन मैरो में तीनों रक्त कणिकाएं बनती हैं। और इसी को अगर हम देखें, तीनों रक्त कणिकाएं पीत अस्थि मज्जा में या पीली अस्थि मज्जा में संग्रहित होती है। देखिए यही एक बात आती है कि आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, पर भ्रूण की अगर हम बात करें, भ्रूण और जन्म से लेकर से 1 माह तक की बात अगर हम करें तो आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। तो कभी कभी हमसे वो पूछ लेता है कि भ्रूण के अंदर आरबीसी का निर्माण, तो हम यकृत लिखते हैं, यकृत के अंदर होता है, यकृत में होता है भ्रूण। और जन्म से 1 माह के अंदर तक भी पूछेगा तो हम ज्यादातर ऑप्शन क्या लेंगे, यकृत। अगर दोनों एक ही ऑप्शन में दिए तो तब कह सकते हैं यकृत या प्लीहा। वैसे यकृत में इसका निर्माण होता है और यकृत या प्लीहा में इसका निर्माण होता है। वैसे आरबीसी का निर्माण इसके बाद जन्म के 1 माह के बाद किस में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो में तीनों ही टाइप की बनती हैं, आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी भी और प्लेटलेट्स भी। और तीनों ही टाइप की ये जो इकट्ठी होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स किस में होती हैं, पीत अस्थि मज्जा, येलो बोन मैरो में ये इकट्ठी होती हैं। चलिए अगर हम आरबीसी के जीवन काल की बात करें तो 120 दिन, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन होता है। कितना होता है इसका जीवन काल, 120 दिन होता है। इससे आगे चलते हैं तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। देखिए निर्माण, आरबीसी का निर्माण अभी हम पढ़ रहे हैं लाल अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूण में यकृत या प्लीहा में, स्प्लीन में होता है, यकृत या प्लीहा में होता है। और अभी हमने पीछे पढ़ा भी था जो प्लीहा होता है, प्लीहा आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, कब्रिस्तान कहलाता है। देखिए अब यहां से थोड़ा समझते, आरबीसी नष्ट होती है, आरबीसी नष्ट होती है। अगर आरबीसी ये नष्ट होती है, ठीक है, आरबीसी नष्ट होती है तो प्लीहा में चली जाती है। अगर ये प्लीहा में नहीं जाएगी तो ये प्लीहा में चली जाती है। आरबीसी नष्ट होगी तो प्लीहा में जाएगी और क्या बनाती है, बिलिरुबिन। और अगर ये बिलिरुबिन रक्त में अधिक हो जाए, रक्त में
अधिक हो जाए, बिलिरुबिन की मात्रा रक्त में अधिक हो जाए। आरबीसी नष्ट हुई, प्लीहा में गई, बिलिरुबिन बना और ये बिलिरुबिन रक्त में अधिक हो जाए तो क्या होगा? रक्त में अधिक, अगर बिलिरुबिन की मात्रा रक्त में अधिक हो जाए तो रोग होता है पीलिया रोग, पीलिया रोग जिसे जॉन्डिस कहते हैं, जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है, जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए थोड़ा सा इसे समझते हैं। वैसे बिलिरुबिन को रक्त के द्वारा किस में जाना चाहिए? किडनी में। समझते हैं अब इन दोनों बातों को। देखिए आरबीसी नष्ट हुई, किस में गई? प्लीहा में, और प्लीहा में नष्ट हो, आरबीसी प्लीहा में चली गई, नष्ट हो गई, बिलिरुबिन बना, बिलिरुबिन बनने के बाद ये रक्त के द्वारा किस में आनी चाहिए? किडनी में। पर अगर ये किडनी में ना आकर रक्त में ही रह जाए तो बिलिरुबिन रक्त में अधिक हो जाता है और कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया या जॉन्डिस। अब अगर ये किडनी में चली आती है, किडनी में आने के कारण ये किस में मिल जाएगी? किडनी में आ जाती है, किडनी में आने पर इसमें क्या? यूरिया मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरिया मिलता है, और इसके यूरिया मिलने से क्या बनता है? यूरोक्रोम, यूरोक्रोम वर्णक बनता है, यूरोक्रोम वर्णक बनता है। देखिए आरबीसी नष्ट हुई प्लीहा के अंदर, प्लीहा में चली गई, आरबीसी नष्ट हुई, प्लीहा में बिलिरुबिन बना, बिलिरुबिन बन के वो किस में आता है? किडनी में। अगर वो किडनी में नहीं आ रहा है, रक्त में अगर अधिक हो गया तो पीलिया या जॉन्डिस रोग हो जाएगा। वो किडनी में आया, किडनी में चला आता है, किडनी के अंदर क्या मिल जाता है? इसमें यूरिया, जिसके कारण क्या बनता है? यूरोक्रोम वर्णक बन जाता है। और यूरोक्रोम वर्णक के कारण ही मनुष्य के यूरोक्रोम वर्णक के कारण ही मनुष्य का जो मूत्र होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। मनुष्य का मूत्र यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है। तो हम बात कर रहे हैं हल्के पीले रंग का होता है। तो ये हमारी बात थी आरबीसी की, रेड ब्लड कॉर्पसल्स की। नेक्स्ट हम चलते हैं इससे आगे। एक बार मैं फिर समझा देता हूं। आरबीसी प्लीहा में नष्ट होती है, प्लीहा में नष्ट होती है, बिलिरुबिन बनता है, और ये बिलिरुबिन आना कहाँ चाहिए? किडनी में। रक्त के द्वारा कहाँ आना चाहिए? किडनी में। अगर ये रक्त के द्वारा किडनी में नहीं आ पा रहा है और रक्त में ही रह जाता है तो बिलिरुबिन की मात्रा रक्त में अधिक हो जाती है, जिससे पीलिया रोग या जॉन्डिस हो जाता है। अगर ये किडनी में आता है तो किडनी में आने पर ये इसमें क्या मिलता है? यूरिया मिलता है, जिससे क्या बनता है? यूरोक्रोम वर्णक बनता है। और इस यूरोक्रोम वर्णक के कारण ही मानव मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इसे क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं, या इसका एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट। ऐसे ही आरबीसी को भी हम कह सकते हैं। आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का नाम होता है इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का एक नाम और होता है क्या? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। ये डब्ल्यूबीसी संक्रमण को रोकती है, इन्फेक्शन से हमें बचाती है। WBC इन्फेक्शन से हमें बचाती है। किससे बचाती है? इन्फेक्शन से बचाती है। अर्थात ये क्या करती है? देखिए अगर ये शरीर है, शरीर के अंदर बैक्टीरिया, वायरस या जीवाणु अगर शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, अगर ये शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो WBC क्या करती है? इनका भक्षण, इन्हें खा जाती है, इन्हें खा जाती है। वायरस या जीवाणु को क्या कर लेती है? भक्षण कर लेती है। अर्थात WBC प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। तो इसका भक्षण कर लेती है, इसलिए इसे भक्षाणु के नाम से भी, भक्षण या निगलने वाला भक्षाणु भी इसे कहा जाता है। तो ये होता है, ये इन्फेक्शन से हमें बचाती है। WBC जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या श्वेत रक्त कणिका कहलाती है, जिसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है। ये वायरस या जीवाणु
जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसका भक्षण कर लेती है और शरीर को उससे बचाती है, शरीर को उससे बचाती है। देखिए भक्षाणु भी इसे कहा जाता है, रोगों का भक्षण कर लेती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करती है। देखिए अगर हम बात करें, अगर मानव शरीर के अंदर बीमारी आती है, अगर मानव शरीर बीमार होता है, हम बीमार होते हैं तो WBC बढ़ जाती है। तो WBC की मात्रा, हमारे बीमार होने पर WBC की मात्रा बढ़ जाती है। पर अगर हम बात करें जैसे टाइफाइड की बात करते हैं, टाइफाइड की या एड्स की बात करते हैं, तो इन बीमारियों में WBC कम होती है। इन दोनों बीमारियों में WBC की मात्रा हमारे शरीर में क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। WBC की मात्रा इन दोनों बीमारियों में क्या होती है? कम होती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें WBC की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकेमिया रोग। तो WBC की मात्रा अधिक होने पर हमारे शरीर में कौन सा रोग होगा? ल्यूकेमिया रोग, या ल्यूकेमिया ना कह के इसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर। किस नाम से जाना जाता है इसे? ब्लड कैंसर। देखिए सामान्यतः बीमार होने पर WBC की मात्रा बढ़ती है, पर अगर हम देखें टाइफाइड और एड्स की बात अगर हम करें तो इन दोनों रोगों में WBC कम होती चली जाती है। और अगर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लाखों में इसकी मात्रा अगर पहुंच जाए तो रक्त में एक रोग हो जाता है जिसे हम ल्यूकेमिया रोग कहते हैं, या इसे ही हम कहते हैं ब्लड कैंसर। किस नाम से जानते हैं? ब्लड कैंसर के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए WBC में थोड़ा सा और देखते हैं। अभी देखिए अगर हम WBC की बात करते हैं, WBC के अगर हम पार्ट करें इसे अगर हम देखें तो सबसे बड़ी WBC के अंदर मोनोसाइट होती है, मोनोसाइट कणिका होती है। सबसे बड़ी मोनोसाइट कणिका इसके अंदर पाई जाती है, मोनोसाइट। और एक इसमें लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो इसके अंतर्गत पाई जाती है, WBC में ही पाई जाती हैं। ये दो ही नहीं और भी होती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल होती है, एसिडोफिल होती है, बेसोफिल होती है। तो इस टाइप से पाई जाती हैं। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है। न्यूट्रोफिल अगर हम बात करें, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होती है इसमें 70%। एसिडोसोफिल, बेसोफिल भी होती है, पर हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मोनोसाइट और लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल तो सबसे अधिक मात्रा में होती है। म्यूनोसाइट सबसे बड़ी होती है। और लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें, तो लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण करने में सहायक होती है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोसोफिल, ये कई 5 होती हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल होती है, मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है, और लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। चलिए तो ये हमारी WBC हुई, इसमें केंद्रक पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं प्लेटलेटस। प्लेटलेटस जिसे हम बिंबाणु कहते हैं, बिंबाणु भी कहते हैं। मुख्य काम क्या होता है इसका? रक्त का थक्का जमाना। प्लेटलेटस का प्रमुख काम क्या है? रक्त का थक्का जमाना। देखिए अगर हम बात करें, हमारी जो त्वचा होती है, त्वचा कट जाए तो त्वचा के कटने से 2 मिनट के अंदर अंदर हम यहाँ देखते हैं रक्त का थक्का जम जाता है। इसे ही हम रक्त स्कंदन या ब्लड कोगुलेटिंग कहते हैं। अगर त्वचा हमारी कट जाती है,
कटने के 2 मिनट के टाइम के अंदर अंदर ही रक्त का थक्का जम जाता है, ब्लड वहाँ से बहना बंद हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रक्त का थक्का जमना। और इसका प्रमुख काम, प्लेटलेट्स या बिंबाणु का प्रमुख काम यही होता है। रक्त के थक्के के निर्माण की बात अब हम आगे करते हैं। रक्त के थक्के के निर्माण, देखिए रक्त का थक्का जमने का निर्माण, और इसके लिए एक तो हमें प्लेटलेट्स और कैल्शियम, विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन सहायक होते हैं। फाइब्रोनोजन, तो ये 5 चीजें आवश्यक होती हैं। इन 5 चीजों की सहायता से प्लेटलेट्स, सीए, कैल्शियम, विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन, इनसे ये सहायता करती है हमारी रक्त का थक्का जमाने में। रक्त का थक्का जमाने में, देखिए रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। अगर हम बात करते हैं रक्त के थक्के जमने की, अगर रक्त का थक्का नहीं जमे शरीर में नहीं जमेगा, मान लीजिए चोट लग जाती है और रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो शरीर के अंदर से ब्लड निकलता रहता है, जिससे ब्लड की, रक्त की मात्रा शरीर के अंदर बहुत कम हो जाती है और अंततः बहुत अधिक खून या अधिक रक्त निकलने के कारण जो मानव शरीर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड अगर कम मात्रा हो गई है तो एक तरीके से एनीमिया रोग हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा निकलने पर, खून अगर निकल जाए, रक्त निकल जाता है, तो उससे मृत्यु भी हो सकती है। और इस बीमारी को, जो चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता है जिसके, उसे क्या कहते हैं हम? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। और इसे शाही बीमारी भी कहा जाता है। शाही बीमारी किसमें मिली थी? महारानी एलिजाबेथ। में पाई गई थी। रक्त का थक्का नहीं बनता तो शरीर से सारा रक्त निकल सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। महारानी एलिजाबेथ में यह बीमारी पाई गई थी। देखिए प्लेटलेट्स, एक चीज अभी हम यहां जैसे प्रोथ्रोम्बिन पढ़ रहे हैं, रक्त का थक्का जमाने में ये सारे सहायक होते हैं पांचों। एक चीज और हम देखेंगे, हिपेरिन प्रतिस्कंदन, रक्त प्रतिस्कंदन कहलाता है। रक्त प्रतिस्कंदन कहलाता है। अर्थात हिपेरिन क्या करता है? रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन क्या करता है? रक्त को जमने से रोकता है, अर्थात ताप कम करता है, कैल्शियम को रुधिर में मिला देता है और जल मिलाता है और रुधिर को कैसा कर देता है? रक्त को पतला कर देता है, जिससे रुधिर नहीं जम पाता है। हिपेरिन का काम ये होता है, रक्त प्रतिस्कंदन, अर्थात रक्त को जमने से रोकता है। तो ये होता है हमारा हिपेरिन। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, और तीनों की बात हम करते हैं। जैसे आरबीसी ज्यादा हो जाए तो रोग होगा रोग होगा हमारे शरीर में इरिथ्रोसाइटोसिस। अगर आरबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई है तो इरिथ्रोसाइटोसिस। अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई है तो ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो गई है तो ल्यूकेमिया, जिसे रक्त का कैंसर भी कहा जाता है, रक्त का कैंसर भी कहा जाता है। अगर शरीर में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर ज्यादा हो जाए, अर्थात प्लेटलेट्स
कम हो, प्लेट गिर जाती हैं जिसे आप कहते हैं प्लेटलेट्स कम हो तो बीमारी होती है डेंगू। प्लेटलेट्स कम होने पर बीमारी क्या होती है? डेंगू होती है। क्या होती है? डेंगू होती है। चलिए हम बात करते प्रति घन मिलीमीटर रक्त में, प्रति घन मिलीमीटर रक्त में, एक घन मिलीमीटर रक्त में आरबीसी कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी कितनी होती है और प्लेटलेट्स कितनी होती हैं? तो एक प्रति घन मिलीमीटर रक्त में, एक घन मिलीमीटर रक्त में आरबीसी की मात्रा 55 से लाख के आसपास पाई जाती है, जबकि 6.5 लाख के आसपास, और ये 4.5 से 5.5 लाख। देखिए पुरुषों में अधिक होती है, ये महिलाओं में 5.5 से 6.5 लाख, महिलाओं के अंदर 4.5 से 5.5 लाख पाई जाएगी। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये 4,000 से 11,000 तक पाई जाती है। और प्लेटलेट्स, तीसरी बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो इसकी मात्रा 1.5 से 4.5 लाख होती है। तो ये इनकी मात्रा होती है। तीनों का निर्माण मैंने बताया था, लाल अस्थि मज्जा में तीनों का निर्माण होता है और तीनों ही पीत अर्थात येलो बोन मैरो के अंदर संग्रहित भी होती हैं। तो ये था हमारा रक्त